आज बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में आए एक ऐसे बड़े घटनाक्रम की जिसने राजनीति गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता के पार्टी छोड़ने की खबर नहीं है। यह उस सवाल से जुड़ा मामला है कि क्या तमिलनाडु में अब एक नई राजनीतिक धारा जन्म ले रही है? क्या दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों के बीच चल रही राजनीति को कोई तीसरा विकल्प चुनौती देने जा रहा है? और क्या के अन्नामलाई आने वाले वर्षों में तमिलनाडु की राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं भारत 360। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। आखिर हुआ क्या है? पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग होकर अपना नया राजनीतिक मंच लॉन्च कर दिया है। इस मंच का नाम है इंदु नम्मा इयक्कम, यानी यह हमारा आंदोलन। इसके साथ ही उन्होंने वी द लीडर्स नाम का एक जनसंपर्क और संगठनात्मक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों के भीतर लाखों लोगों के जुड़ने का दावा किया गया। यही से राजनीतिक विशेषज्ञों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर अन्नामलाई के पास ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी तेजी से लोकप्रिय बना रहा है। कौन है ये अन्नामलाई? अगर तमिलनाडु की राजनीति को समझना है तो पहले अन्नामलाई को समझना होगा। अन्नामलाई एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। वह भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी रहे हैं। कर्नाटक कैडर में सेवा देने के दौरान उनकी पहचान एक सख्त और ईमानदार अधिकारी की बनी। इसी वजह से उन्हें सिंघम जैसी उपाधियां भी मिली। लेकिन पुलिस सेवा के दौरान ही उन्होंने नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला किया। जब वे राजनीति में आए तब बहुत से लोगों को लगा कि शायद वे भी उन नेताओं की तरह धीरे धीरे राजनीतिक भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लगातार जमीनी मुद्दों पर काम किया, यात्राएं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद को एक आक्रामक लेकिन पढ़े लिखे नेता के रूप में स्थापित किया। कुछ ही वर्षों में वे तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा झटका है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन होता है, लेकिन कई बार कुछ चेहरे संगठन से भी बड़े प्रतीक बन जाते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए अन्नामलाई ऐसा ही चेहरा थे। जब भी राज्य में बीजेपी की बात होती थी, लोगों के दिमाग में सबसे पहला अन्नामलाई का नाम आता था। उन्होंने बीजेपी को उस राज्य में पहचान दिलाने की कोशिश की जहां पार्टी लंबे समय से सीमित प्रभाव रखती थी। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और जब उनके साथ कुछ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी इस्तीफे की खबर सामने आई तो यह चर्चा और तेज हो गई कि क्या बीजेपी का एक हिस्सा उनके साथ जा सकता है। हालांकि राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते, इसीलिए कई विश्लेषक यह भी मानते हैं कि भविष्य में बीजेपी और अन्नामलाई के रास्ते फिर मिल सकते हैं। लेकिन असली चुनौती किसके लिए है? अब ये कहानी रोचक हो जाती है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अन्नामलाई के जाने से केवल बीजेपी प्रभावित होगी, लेकिन कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असली दबाव शायद डीएमके और मुख्यमंत्री थलपति विजय पर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति दशकों से द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही है। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दल लंबे समय से राज्य की राजनीति पर हावी रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी का एक हिस्सा अब अलग तरह की राजनीति चाहता है। यह केवल परंपरागत नारों से प्रभावित नहीं होता, वह प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और नेतृत्व क्षमता जैसे मुद्दों पर भी सवाल पूछता है। अन्नामलाई खुद को इस वर्ग के सामने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। थलपति विजय की मुश्किल क्यों बढ़ सकती है? थलपति विजय की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। फिल्मों में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।
लेकिन राजनीति फिल्मों से अलग होती है। फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक समर्थन में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह खुद को एक प्रशासक, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं। यानी वह केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का भी दावा करते हैं। ऐसे में जो मतदाता बदलाव चाहते हैं वे विजय और अन्नामलाई के बीच बंट सकते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अन्नामलाई की रणनीति क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने अभी से यह नहीं कहा कि वह अगले चुनाव में सरकार बना देंगे। इसके बजाय वह लगातार एक लंबी राजनीतिक यात्रा की बात कर रही है। उनका लक्ष्य 2031 तक मजबूत जनाधार तैयार करना बताया जा रहा है। यानी पहले संगठन, फिर कार्यकर्ता, फिर जनता से जुड़ाव और उसके बाद चुनावी लड़ाई। अगर वास्तव में वह इस रणनीति पर चलते हैं तो आने वाले वर्षों में उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। क्या तमिलनाडु में तीसरा विकल्प उभर रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत के कई राज्यों में ऐसा हुआ कि जनता ने दो पारंपरिक विकल्पों से हटकर तीसरे विकल्प को मौका दिया। दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, कई अन्य राज्यों में भी हुआ। अब सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में भी ऐसा संभव है? क्या अन्नामलाई वह चेहरा बन सकते हैं जो पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को बदल दे? या फिर तमिलनाडु की राजनीति इतनी मजबूत जड़ों वाली है कि किसी नए दल के लिए जगह बनाना आसान नहीं होगा? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी तस्वीर में देखें तो यह केवल एक नेता के इस्तीफे की कहानी नहीं है। यह उस बदलाव की कहानी है जो भारतीय राजनीति में धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। आज मतदाता केवल जाति, भाषा और पुराने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर वोट नहीं देता। वह नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और विश्वसनीयता को भी महत्व देता है। अन्नामलाई का राजनीतिक प्रयोग सफल होगा या नहीं, यह भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अन्नामलाई तमिलनाडु में एक मजबूत तीसरा राजनीतिक विकल्प बन सकते हैं, या फिर राज्य की पारंपरिक राजनीति उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं भारत 360 के अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।